नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं दिल्ली के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हूँ। आज मेरी मुलाकात होने वाली है डॉक्टर अजय शुक्ला से, जो यहाँ के सीनियर फैकल्टी हैं और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के हेड हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर MBBS की डिग्री लेने के लिए स्टूडेंट्स विदेश क्यों जाते हैं और यहाँ आने के बाद क्या चैलेंजेस होते हैं, कौन सा उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ता है और आखिर क्या वजह होती है कि स्टूडेंट्स को यूक्रेन और फिलीपींस जैसे छोटे छोटे देशों में इस MBBS डिग्री के लिए जाना पड़ता है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ डॉक्टर अजय शुक्ला से। लेकिन इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आए कि मैम विदेश क्यों जाते हैं स्टूडेंट्स इतनी बड़ी संख्या में, और अगर विदेश के बारे में आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी कि कितनी फ़ीस होती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं विदेश में। तो इस सब विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय शुक्ला, जो इस मेडिकल कॉलेज के सीनियर फैकल्टी हैं और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। डॉक्टर शुक्ला मेरे साथ है। सर, इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है MBBS छात्र, हम जानते थे कि स्टूडेंट विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जब से ये यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट MBBS करने के लिए बाहर जाते हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों को बाहर जाना पड़ता है मेडिकल एजुकेशन में? आपकी बात बिल्कुल सही है मीना जी कि ये चीज़ें बीच बीच में उठती हैं और ख़ास तौर से आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में ये चीज़ उठ रही है कि आखिर क्या बात है कि लोग जाते हैं। तो आप ये देखिए कि जो हमारे यहाँ आपको मालूम होगा कि कितने सारे बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं। ऑलमोस्ट 15 लाख, एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं पता है, 15 लाख से भी ऊपर हर साल मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं और चाहते हैं कि मेडिकल में एंटर करें। इतनी इच्छा है उनकी। तो सीटें तो इतनी नहीं हैं, सीटें तो 1 ही लाख करीब है, तो फिर सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो अब बाकी 14 लाख क्या करेंगे, कहीं तो जाएंगे। तो 14 मतलब उतने नहीं जाते हैं, जाते इतना बड़ा नंबर नहीं है, बट जो जाते हैं फिर वो जैसी ये सिचुएशन हुई है बहुत अनयूजुअल है। ये तो जैसे सेंचुरी में या 50 साल में एक दफ़े इस टाइप की सिचुएशन आती है, तो तब उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का दौर फेस करना पड़ता है और तब लगता है कि क्यों गए। तो बट ये बैकग्राउंड तो ये है। सर, एक तो ये बात हुई कि जैसे आपने कहा कि संख्या बहुत बड़ी, नीट एग्ज़ाम में अगर देखें तो 14 से 15 लाख के बच्चे हर साल इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और हमारे यहाँ सीटें 88,000 है, कुछ सीटें अभी बढ़ाई भी गई लेकिन फिर भी 1 लाख से कम है। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो हमारे देश में मेडिकल एक तो एजुकेशन स्टैंडर्ड, क्या जो विदेश में, सर पहले तो आप ये बताइए कौन कौन से ऐसे देश हैं अचानक से ऐसी यूक्रेन की इतनी चर्चा हो रही, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे जाते हैं, ये तो शायद बहुत लोगों को पता ही था कि इतनी बड़ी संख्या। तो कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है जहां पर बच्चे विदेश जाते हैं MBBS करने के लिए? ऐसा कि जैसे हमारे देश में सीटें लिमिटेड है ना, मतलब फिक्स्ड होती हैं हर कंट्री में, बिकॉज सीट्स को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, इक्विपमेंट है, फैकल्टी है, परमिशंस हैं गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। तो इतना आसान है नेशनल मेडिकल काउंसिल से, सबसे जो है ना, परमिशंस तो ओवरनाइट नहीं बन सकता, इट टेक्स टाइम। तो किसी के पास फंड्स भी होने चाहिए, तो सारा कुछ है, सब करके टाइम लगता है। ऐसे हर कंट्री में है, तो हर कंट्री में सीटें फिक्स्ड हैं। तो जब आदमी और फिर हर कंट्री का डिपेंड करता है कि वो जो सीट है वो कितना फीस है उसकी, बिकॉज जो कैंडिडेट है वो कितने पैसे खर्च कर सकता है, उसके पेरेंट्स कितनी कैपेसिटी है खर्च करने की, कितना लोन ले सकते हैं। तो सारी बातें ना, तो ये सब देख के फिर वो डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री में हम जा सकते हैं, कहाँ अफोर्डेबल है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और हर एक में बिल्कुल रेंज है, कहीं पे बहुत महंगी है, कहीं उतनी महंगी नहीं है।
कहीं सर, पे जैसे ये लोग- इंडिया से भी थोड़ी सस्ती है, सस्ती हैं, हाँ। जो प्राइवेट मेडिकल बिल्कुल, कॉलेजेस। बिल्कुल, हाँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस तो इंडिया में बहुत सस्ते हैं, बट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी इंडिया में रेंज है, कहीं महंगे हैं कहीं सस्ते हैं। बट बाहर के कुछ कंट्रीज हैं जो इंडियन महंगे प्राइवेट कॉलेजेस से सस्ते हैं, और जो इवन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो हमारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से ओवरऑल थोड़ा काफी सस्ते हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई फिर यहाँ नहीं तो वहाँ ट्राई कर लेते हैं। कहने को भी हो जाता है कि एक फॉरेन डिग्री हो गई, एक फॉरेन रिटर्न, एक थोड़ा मन तो साइकोलॉजिकल लोगों के मन में होता है। तो आई डोंट नो अगर वो फैक्टर भी पार्ट प्ले करता है कि नहीं, बट तो इकोनॉमिक्स भी है और सीटों की अवेलेबिलिटी भी है, और सबसे ज़्यादा है कि अंदर की इच्छा कि हम डॉक्टर MBBS ही बने, करना है। हम पेशेंट्स की देख रेख करें। सर, इस समय जैसे यूक्रेन से बच्चों को मेडिकल स्टूडेंट्स को वापस लाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज देश के सामने आया कि हम कैसे इन बच्चों को लेके आए। और जब उनके वीडियोस हम देख रहे हैं कि वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जब मतलब एक कहना चाहिए एक ऐसी एज जहाँ पर लोग अपने फ्यूचर के सपने देख रहे हैं, वहाँ इतना बड़ा थ्रेट देखने को मिल रहा है। तो सर सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है जो हमारे देश के बच्चे MBBS करने के लिए विदेश जाते हैं। और तो सर ऐसे कौन कौन से कंट्रीज है जहाँ पर बच्चे जाते हैं, और क्यों जाते हैं वहाँ उन देशों में MBBS करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो एक तरफ तो बहुत हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो जैसे US है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है। तो जहाँ पे काफ़ी, बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे फ़ीस बहुत हाई है, बहुत एक्सपेंसिव है, इंडिया से भी कहीं एक्सपेंसिव है। तो इट इज़ ओनली जो स्टूडेंट्स जो कि बहुत हाई इनकम ग्रुप मतलब के को बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, खूब पैसा है, बहुत तगड़ा लोन ले सकते हैं, वही वहाँ पे एजुकेशन करा सकते हैं। फिर जो है एक दूसरे एंड पे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हेल्थ एजुकेशन बहुत एडवांस नहीं है, तो इसलिए वहाँ बहुत सस्ता है एंड बहुत अफोर्डेबल हो जाता है। अगर आप इंडिया के टर्म से कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो जैसे उसमें ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं जिसमें यूक्रेन वगैरह आ जाता है, फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है, नहीं ऑस्ट्रेलिया तो उतना सस्ता नहीं है, बांग्लादेश है, ये सब छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं ना। तो यहाँ ना हेल्थ सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड है, ना पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बट क्योंकि वो लगता है कि हाँ भाई हमें MBBS की डिग्री मिल जाएगी, फिर वो इंडिया से कंपेयर करते हैं, उनको लगता है अभी यहाँ इंडिया में जो है हमें कहीं पे अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट में 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 50 लाख खर्च करने पड़ेंगे। तो हो सकता है यूक्रेन में हमें 25 लाख 30 लाख में डिग्री मिल जाए। तो जब आदमी वो सोचता है तो उसको लगता है कि भाई हमारे पैसे भी बच रहे हैं, डिग्री भी मिल रही। बट होता क्या है ना कि वहाँ का पढ़ाई का स्टैंडर्ड इज़ वेरी वेरी लो कंपेयर्ड, और ये इनको बच्चों को नहीं आइडिया होता है, बिकॉज अल्टीमेटली डिग्री से आप अकेले पेशेंट को नहीं ट्रीटमेंट प्रॉपर दे सकते। आपको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट और एक्सपोजर वो बहुत ज़रूरी है। तो वो जो है वो वहाँ नहीं मिलता है। एंड देन फिर वहाँ से करने के बाद इट इज़ नॉट कि आप जो है यहाँ इंडिया में आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यू विल हैव टू क्लियर एन एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड्स आर वेरी गुड, और वो स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मतलब मुश्किल से 25-30% बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं। तो बाकी बच्चे तो वो तो उनके लिए वो डिग्री बेकार हो गई, जब तक वो क्वालिफाई नहीं करेंगे वो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब वहाँ के कंट्रीज़ में वो वाला है, जॉब नहीं उनको मिलेगा क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। तो वो डिग्री पाने के बाद वो 25 लाख उनको लगा कि हमने पैसे बचाए, डिग्री पाई, और इतना स्ट्रगल भी किया, इतना मेहनत। तो आजकल जैसे तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, उसमें और ज़्यादा हार्डशिप है, वो सब करके भी उनका फ्यूचर जो है तो बहुत डार्क है, ब्राइट नहीं कह सकते जी। आप मतलब ये भी नहीं कह सकते ना कि उन्होंने किया और उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो उसके बाद उनका फ्यूचर गारंटीड है, ऐसा भी नहीं है।
तो सर यही सवाल उठता है कि आखिर बच्चे क्यों जाते हैं। तो सबसे जैसे सर ने बताया कि चूंकि फीस बहुत, जैसे सर यहाँ की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी फीस बहुत ज़्यादा, अगर 5 साल के MBBS कोर्स की बात करें तो 80 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक जाती है, जबकि छोटे से जो देश हैं, फिलीपींस है, यूक्रेन जैसे देशों में आप 25-30 लाख में MBBS की डिग्री पा सकते हैं। सर ये बताइए, जब हम ये जो स्टूडेंट्स, मैं फिर ये डिटेल में बात करना चाहती हूँ सर, ये जो छोटे छोटे देशों में हमारे बच्चे जा रहे हैं MBBS करने के लिए, वहाँ पर जो एजुकेशन का, मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसा है अगर एज कंपेयर टू इंडिया? मैं कहूँगा कि मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड असल में अधिकतर जो ये छोटे कंट्रीज़ हैं बहुत अच्छा नहीं है। एक तो उसके मैं बता रहा हूँ कई रीजंस हैं। एक तो वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। आई एम नॉट अवेयर कि वहाँ क्या रेगुलेशन कितना स्ट्रिक्ट है। जैसे हमारे यहाँ नेशनल मेडिकल काउंसिल है, पहले MCI होता था, तो ये बहुत रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है ना वेल मैनेज्ड हैं, तो ये बहुत हद तक कोशिश करती हैं कि मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड्स एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करें। वहाँ आई एम नॉट अवेयर कि हर कंट्री में कैसा है, कितना स्टैंडर्ड्स को वो मेंटेन करते हैं। प्लस लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, आपको वहाँ पे वो इंग्लिश या हिंदी में तो एंड मेडिकल पढ़ाई एक ऐसी है कि जिसमें कि आपको जो है ना फिर बाद में उसको इंग्लिश में समझना बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज उसमें बहुत टर्मिनोलॉजी और वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश के हैं। तो फिर वो पता नहीं कितना समझ पाते हैं, वो क्या समझाते हैं, ये क्या हम समझते हैं। एंड देन वहाँ पेशेंट्स की क्या वैरायटी है, क्या एक्सपोजर है, सारी चीज़ें हैं ना। बिकॉज मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ भी हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत बच्चे आते हैं जो इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए, जिनके पास बाहर की डिग्रीज़ होती हैं, ऐसे छोटे रशिया से, चाइना से, यूक्रेन से, ये सब जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से। तो ये सब बच्चे मैंने देखा कि अधिकतर हमारे बच्चे जो हैं इनसे कहीं बेटर है। उनको मतलब छोटी छोटी चीज़ों में डायग्नोसिस करने में उनको दिक्कत आती है। उनको मैनेजमेंट में अगर हम नहीं सुपरवाइज़ करें तो पता चला कि वो पेशेंट को उल्टा मैनेजमेंट कर रखा है। उनको एंटीबायोटिक्स तक में कंफ्यूजन होता है, पेन किलर्स में, सिंपल चीज़ें। तो हमें लगता है कि फिर इन्होंने क्यों इतना पैसा खर्च किया और क्यों फिर ये वहाँ गए। और वो ये मैं बता रहा हूँ वो बच्चे हैं जिन्होंने वो 25-30% जिन्होंने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उनका ये अगर है तो फिर वो बाकी बच्चों की क्या कंडीशन होगी। सर यही मैं, चूंकि सर आप खुद दिल्ली जैसे जगह पर हैं, यहाँ पे RML में सर कट ऑफ इतनी हाई जाती है आपके पास, तो नीट क्वालिफाई करने के जो अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट आपके पास आते हैं। सर जो यहाँ का आप मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड देखते हैं और बहुत सालों से आप पढ़ा रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है आपको, अब तो सर जो MBBS की पढ़ाई का हमारे यहाँ स्टैंडर्ड है और एज कम्पेयर टू दीज कंट्रीज, कितना गैप देखते हैं आप? बहुत बहुत आप सरप्राइज होंगी। मतलब आई वुड से हमारे यहाँ जो मेडिकल एजुकेशन है आज की डेट में, मतलब इट इज़ एज गुड एज आप कह सकते हो एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। यस, बिल्कुल, जो सबसे जो बेस्ट हैं, जो टॉप हैं। मतलब हमारे जो डॉक्टर्स यहाँ से पास आउट होके जब USA जाते हैं, कनाडा जाते हैं, UK जाते हैं, तो दे परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल। वहाँ के टॉप डॉक्टर्स में उनका नाम गिना जाता है। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज कि उनका फाउंडेशन इतना बढ़िया बना, उनका एक्सपोजर पेशेंट्स का, उनका पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इतनी अच्छी की जाती है कि तभी वो जाके वहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। सर जैसे अगर मैं आपके इंस्टीट्यूट की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सर जो यहाँ के स्टूडेंट्स निकलते हैं, अब आप उनको जो कहना चाहिए जो इंटर्नशिप का होता है आपके RML में वो प्रैक्टिस करते, तो आपको पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए पेशेंट, अलग अलग प्रॉब्लम्स को कितना सर ये जो फील्ड एक्सपोजर कितना बड़ा होता है? बहुत बहुत। मैं इंडिया तो मैं कहूँगा लैंड माइन है। पेशेंट्स जहाँ तक एक्सपोजर की बात करो, इतनी वैरायटी, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतने चैलेंजिंग केसेस तो आपको US में भी नहीं मिलेंगे, UK में भी नहीं मिलेंगे, यूक्रेन में तो सोच भी नहीं सकते, वहाँ तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे उन चैलेंजिंग केसेस को जहाँ वो वहाँ पे
10 टाइम सोचेंगे कि इस पेशेंट को ऑपरेट करें, इस पेशेंट का इलाज करें। ऐसे तो हम लोग के यहाँ तो मतलब ऑलमोस्ट डेली ओपीडी में आते हैं। राइट सर, एक और अगर इंडियन मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात करें, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टेंटली रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अब इंडियन नेशनल मेडिकल कमीशन बन गया है, हम तमाम चीज़ों पे मेडिकल एजुकेशन में सर क्या बड़े रिफॉर्म देख रहे हैं जिससे हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो और हाई होगा? असल में एक तो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से हमेशा ये लगता है कि कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ाई की जा रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये सब के साथ जहाँ हो रही स्टिमुलेटेड लर्निंग हो रही, स्किल लैब्स हैं, तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे कभी ये ना फील करें कि दे आर बीइंग लेफ्ट आउट, तो उनको भी इस टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो वो एनएमसी वगैरह ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के जो गाइडलाइंस बना रही है, वो इंश्योर कर रही है कि जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं पुराने भी, उनमें स्किल लैब्स भी हों, उनमें सिमुलेशन लर्निंग भी हो, उनमें ये सारे जो डिफरेंट लेटेस्ट एडवांस लर्निंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हों, तो वो कर रही है। इट्स डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छा। और सर एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि जैसे अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे आपने कहा भाई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसी साथ उनका एक्सपोजर शुरू होता है, तो सर जो मोस्ट कहना चाहिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज जो हम सोचते थे कि वो तो यूके में ही हो सकती है, वो यूएस में ही हो सकती है, शायद वो सारे एडवांसमेंट अगर चाहे कैंसर का ट्रीटमेंट हो, जो स्पाइनल प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम की जो टफेस्ट और टेक्नोलॉजी थी, वो सारे ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ हो रहे हैं। हमारे मतलब ऐसा है कि बाहर के कंट्रीज़, जो कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ जो बहुत एडवांस्ड हैं, वहाँ फंड्स बहुत मतलब अनलिमिटेड मैं कह सकता हूँ हैं, तो रिसर्च में वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ, तो वहाँ पे बहुत टेक्नोलॉजी निकल के आती है, एंड बिकॉज वो वहाँ पे निकल के आती है तो शुरू में वहीं अवेलेबल होती है, तो हमारे यहाँ थोड़ा बाद आती है, बट अब वो गैप ब्रिज हो रहा है, मतलब वो पीरियड शॉर्टन हो रहा है। जैसे पहले होता था कि यूएस में, यूके में टेक्नोलॉजी कोई आ गई है तो इंडिया में 50 साल बाद आ रही है, 20 साल बाद आ रही है, अब तो विद इन अ फ्यू ईयर्स या कहीं पे फ्यू मंथ्स में ही अवेलेबल हो जाती है, तो वो पीरियड काफ़ी नैरो हो गया, काफ़ी कम हो गया। तो हमारे यहाँ भी अब जो लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ भी अब जो बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी फंड्स हैं, तो वो दे ऑलवेज ट्राई कि हम जो है एज सून एज वो वर्ल्ड मार्केट के लिए ग्लोबली अवेलेबल हो वो टेक्नोलॉजी, तो हम भी उसको लें और उसको यूज़ करें पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए। वो सब हो रहा है। हमारे यहाँ ये भी साथ साथ हो रहा है कि आप भी अवेयर होंगी कि एनएमसी और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कई, वो मेडिकल एजुकेशन को काफ़ी रेगुलेट कर रहे हैं, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी रेगुलेट कर रहे हैं कि ताकि कई अभी जैसे पेपर में आया था कि वो गवर्नमेंट ये कर रही कि कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स, हाँ, वो केवल जो गवर्नमेंट के फ़ीस स्ट्रक्चर से ही मैच होना चाहिए जो लें, मतलब इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, एंड दे शुड नॉट, सारी सीट्स पे कैपिटेशन फ़ी नहीं होनी चाहिए ताकि ज़्यादा अफोर्डेबल हो, फिर हमारे बच्चे बाहर ना जाएं। तो गवर्नमेंट बहुत स्टेप्स उठा रही है उस डायरेक्शन में। सर एक और बात, जैसे एक तो बात हुई कि फ़ीस कम है छोटे छोटे देशों में एमबीबीएस की, तो बच्चे चले जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे सर ने कहा कि लेकिन वहाँ का जो मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो इतना नहीं है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया इतना बेहतर नहीं है। सर एक और बात जो चैलेंज भी है, और हालांकि बच्चे जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जो अभी नए अपकमिंग स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप ये बताइए सर, जब आप विदेश जाते हैं एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिग्री लेके आए और इंडिया में आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। सर वो जो एग्ज़ाम है वो क्या एग्ज़ाम होता है और कितना टफ होता है और कितने % बच्चे क्लियर कर पाते हैं? हाँ, वो एग्ज़ाम तो बहुत टफ होता है मैडम, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का, हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसका यही है
गोल कि जो भी हमारे यहाँ के पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो। तो ऐसा ना हो कि बाहर से कोई आए और वो जो है किसी पेशेंट को गलत ट्रीटमेंट करे जिससे पेशेंट का नुकसान हो। तो इसलिए वो एग्ज़ाम रखा गया है ताकि वो बच्चे जो हैं वो कम से कम एक स्टैंडर्ड मीट करें, मेंटेन करें, तभी वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकें। तो वो काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, उसको पास करना अच्छा मतलब आसान नहीं होता है। तो वो जो है देते हैं बच्चे, और जैसे मैंने बताया मुश्किल से 25-30% बच्चे ही हर साल उसको क्लियर कर पाते। बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स को बहुत जानने की ज़रूरत है। तमाम जो स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई क्या हम विदेश चले जाएं, वहाँ पर तो बहुत सस्ते में डिग्री मिल रही है। रिसेंटली सर मुझे भी कुछ स्टूडेंट पेरेंट्स ने फ़ोन किया, क्योंकि जब नीट का आया तो ये हुआ कि नहीं मेरे बच्चे के सिर्फ 500 मार्क्स आए हैं, 450 आए हैं, और मुझे तो बांग्लादेश में सिर्फ 25 लाख में डिग्री मिल जाएगी मेरे बच्चे को, यहाँ तो 1 करोड़ हो रहा है। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली सर बात है कि वहाँ किसी से डिग्री लेने का मतलब ये नहीं कि बच्चा आपका इंडिया में वापस आके प्रैक्टिस कर पाएगा, उसको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जैसे सर कह रहे हैं कि बहुत टफ होता है। सर एक और बात जो पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है, सर जब नीट क्वालिफाई करते तो देखिए MBBS की सीटें लिमिटेड हैं, हमें नहीं मिलता, लेकिन सर हमारे देश में पैरामेडिकल स्टाफ की भी बहुत ज़रूरत है। और सर वो क्या कोर्सेज होते हैं जो अगर आपके बच्चे के कम नंबर आए तो आप सर वहाँ भी भेज सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। एंड आजकल जो ये बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिनमें बहुत डिमांड है, और केवल इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड। जैसे स्पीच थेरेपी आप ले लीजिए, बहुत लोगों को सुनने में और बोलने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो है ना उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है। तो दे आर ऑल पैरामेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं कि लोग अगर जैसे चोट लग गई, हाथ कट गया, या डैमेज हो गया, पैर में इंजरी आ गई, वो पुराना अपना जॉब नहीं कर सकते हैं, तो आप कौन सा जॉब कर सकते हैं, उसके लिए वो उनको ट्रेन करते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं। तो ऐसे बहुत फिजियोथेरेपी है, बहुत सारे मतलब ब्रांचेस खुल रहे हैं आपके जो है। इवन ये जैसे अलाइड है, डेंटिस्ट्री है, डेंटिस्ट्री में बहुत स्कोप है आपका। जो क्या कहते हैं, इवन नर्सिंग में राइट केयर में बहुत स्कोप है आजकल। जैसे ICUs हैं, ICUs के लिए स्पेशल नर्स की ट्रेनिंग चाहिए, कार्डियक सर्जरी है तो स्पेशल नर्सिंग की ट्रेनिंग चाहिए। तो मतलब इवन दीज जॉब्स, और इनकी बाहर भी बहुत डिमांड है। तो कई दफ़े तो मतलब एज ए डॉक्टर हो सकता है आपको और एक मेडिकल लैब में अच्छा जॉब ना मिले, बट इनके थ्रू बहुत लैब टेस्टिंग है, MRI में मशीन्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए जो टेक्नीशियंस हैं, पेट स्कैन से ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियंस। तो बहुत मतलब हेल्थ केयर में तो मतलब बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है, एंड इसमें ये सारे लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो और कोविड काल ने सर हमें बताया कि हमें पैरामेडिकल स्टाफ की कितनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिकॉज ये तो पैरामेडिकल स्टाफ तो मतलब एक प्रकार से आप कहेंगे मतलब तो फ्रंट लाइन में MBBS डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर पैरामेडिकल स्टाफ ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब इट इज समथिंग लाइक कि इट्स ए टीम। तो टीम में एक आदमी अकेले नहीं टीम को जिता सकता, उधर टीम के सारे मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो केवल डॉक्टर का नहीं होता, उसमें उसके जो साथ में जो असिस्टेंट्स हैं, उसके साथ में जो नर्सिंग स्टाफ है, बिकॉज 24 घंटे तो बाद में वो सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद वो लोग रहते हैं, तो वो सबका कंट्रीब्यूशन। और सर जैसे आप ऑर्थोपेडिक में और नी ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं, सर आपके डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपी की कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है आजकल फिजियोथेरेपी की, तो ऑर्थोपेडिक्स में ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस है। बिकॉज सर्जरी जो है तो पेशेंट को एक स्टेज पे ले आता है जिसमें कि अब उसको मेहनत करके एक्सरसाइज से और ट्रेनिंग से वापस अपना जो पहले जो डिजीज़ के पहले जो कंडीशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर उसको वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए उसको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग, सब जो है ना मोटिवेशन वो चाहिए होता है।
तो उसमें इन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन। सर बस लास्ट में एक सवाल पूछूंगी एक बार फिर कि सर जो MBBS करने का एक हमारे सोसाइटी में एक सोशल स्टिग्मा भी है कि अगर जब आप MBBS करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो ही आपको सोसाइटी में सम्मान मिलेगा, और पेरेंट्स भी एक अपना प्रेस्टीज बना लेते हैं कि मेरे बच्चे को MBBS ही करना है। सर जो अभी भी इस साल भी जो बच्चे नीट देंगे और अभी इस साल जिनका नहीं हो पाया, MBBS सीट उनको नहीं मिल पाई, आपको क्या लगता है सर मेडिकल एजुकेशन में इन स्टूडेंट्स के लिए क्या स्कोप है और क्या रास्ता आपको लगता है कि सूटेबल है? एज ए मेडिकल प्रोफेसर आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो है ना, हम लोगों को अब अपनी थिंकिंग काफ़ी मॉडर्न करनी पड़ेगी। ये सब पुरानी थिंकिंग थी कि आप बच्चे को मेडिसिन पढ़ा दीजिए, बच्चे को डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, IAS ऑफिसर बना दीजिए। आजकल तो इतनी ब्रांचेस हैं, इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तो मतलब आपको यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, बच्चों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है फिर 15 लाख बच्चे ना दें नीट का एग्ज़ाम, अगर उनको ये कोई बताने वाला हो कि बेटे मेडिसिन ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं। और मेडिकल फील्ड में भी जैसे आपने कहा बहुत कोर्सेज हैं, वहाँ भी बहुत कोर्सेज हैं, और बहुत कोर्सेज हैं जो कि जिनका फ्यूचर एवरेज, जैसे मैं स्पीच थेरेपिस्ट का बताता हूँ, एवरेज स्पीच थेरेपिस्ट का फ्यूचर इज मच बेटर देन एन एवरेज MBBS, है ना। तो आप, और उसमें MBBS के बाद भी क्या आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है, आपको MD करना है, आपको MS करना है, आप उसके बाद आपको DM करना है, MCH करना है, और कितने लोग कर पाएंगे, और फिर कितने लोगों को कहाँ क्या मिलेगा। और यहाँ आप क्या रास्ता बहुत वाइड ओपन है। तो मतलब वही है ना, मतलब आप आदमी को चारों तरफ सोचना चाहिए, एंड बहुत ऑप्शंस हैं। आप आज की डेट में देखो, इतने नए नए ब्रांचेस खुल रहे हैं, तो मतलब देयर आर सो मच अपॉर्चुनिटीज़, इतना एडवांसमेंट्स हो रहे हैं दुनिया में। तो वो पुरानी थिंकिंग से थोड़ा हट के हम लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर अजय शुक्ला जो RML हॉस्पिटल में है, सीनियर मेडिकल फैकल्टी हैं। सवाल जो मुझे लगता है ये जो आपके सवाल का जवाब है कि आखिर बच्चे क्यों जाते हैं विदेश, यूक्रेन जैसे छोटे देश में MBBS करने के लिए, तो बस बात यही है कि फ़ीस वहाँ पर बहुत कम है। लेकिन अगर मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात करें तो वो इंडिया से बहुत कम है। और दूसरी बात, MBBS की डिग्री लेने से ही आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यहाँ पर आकर आपको एक नेक्स्ट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल में और कौन कौन सी ब्रांचेज है, इसके बारे में भी आपको जरूर सोचना चाहिए अगर आप मेडिकल फील्ड में आते हैं। और हो सकता है कि अगले साल से ही नीट के जरिए ही आपको नर्सिंग में भी आपको एडमिशन नीट के जरिए लगे, तो नीट के जो तमाम ऑप्शंस है वो आप देख सकते हैं। और उम्मीद है कि जो ये सवाल था क्यूरियोसिटी कि आखिर विदेश क्यों जाते हैं बच्चे MBBS करने के लिए, आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।